नमस्ते बच्चों। आज अपने कक्षा 10 के पाठ संख्या 13 की बात करेंगे, जिसका नाम है हमारा पर्यावरण। तो आज अपनी क्लास रहेगी हमारा पर्यावरण वाले पाठ से संबंधित। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि जो आज हमारी क्लास है ये है कक्षा 10th की, और विषय की बात करें तो अपना सब्जेक्ट आपको पता ही है, विज्ञान है। और पाठ संख्या की बात करें तो ये पाठ संख्या 13 है, जिसका नाम है हमारा पर्यावरण। बच्चों ये चैप्टर आपके बोर्ड में, अगर मैं नंबर की बात करूं तो ये चैप्टर आपके 5 नंबर का चैप्टर है, यानी इजी वाला चैप्टर है, और ये आपको 5 नंबर बोर्ड में देके जाएगा। तो अपने इस चैप्टर की बात करते हैं। इसमें हम देखेंगे कि बोर्ड एग्जाम के अंदर इस पार्ट से संबंधित हमारे को कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसकी हम बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम इसमें बात करें हमारे पर्यावरण के अंदर, तो सबसे पहले आता है कि पर्यावरण की परिभाषा, कि पर्यावरण किसे कहते हैं। अगर हम पर्यावरण की बात करें तो देखो, पर्यावरण शब्द है वो परि प्लस आवरण से मिलकर बना हुआ है। पर्यावरण शब्द है वो बच्चों परि प्लस आवरण से मिलकर बना हुआ है। और आपको पता है, परि का मतलब होता है चारों ओर। परि का मतलब क्या होता है? चारों ओर। और इसी तरह से अगर हम पर्यावरण शब्द का अर्थ निकालें तो बच्चों पर्यावरण शब्द का अर्थ निकल जाएगा हमारे चारों ओर का आवरण। हमारे चारों ओर का आवरण, चारों ओर का आवरण, वही क्या कहलाता है? पर्यावरण। हमारे चारों ओर का आवरण, यही बच्चों क्या कहलाता है? पर्यावरण। उसके बाद फिर इसमें पर्यावरण वाले चैप्टर में पहली हेडिंग आती है पारितंत्र, या जिसको आप बोल सकते हो पारिस्थितिकी तंत्र, या जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इकोसिस्टम। तो देखिए, सीधा क्वेश्चन पूछते हैं, पारितंत्र क्या है? पारितंत्र किसे कहेंगे? तो हम बात करते हैं अब पारितंत्र की। तो देखिए, अगर हम पारितंत्र की बात करें तो हमारे इस पर्यावरण के अंदर जो जैव घटक है और दूसरे अजैव घटक है, इन जैव घटक और अजैव घटक का जो सम्मिलित रूप है, इनका जो संयुक्त रूप है, उसी तो हम क्या बोलते हैं? पारितंत्र। यानी पारितंत्र के अंदर जैव घटक और अजैव घटक आते। तो अगला क्वेश्चन यही बनता है कि सर पारितंत्र किसे कहेंगे? जैव घटक और अजैव घटक का संयुक्त रूप, इनका संयुक्त रूप क्या कहलाता है? पारितंत्र। जैव घटक और अजैव घटक का संयुक्त रूप क्या कहलाता है? पारितंत्र। फिर आते हैं इस पारितंत्र के अंदर घटक की बात करें कि पारितंत्र के अंदर कितने घटक होते हैं, तो पारितंत्र के अंदर 2 घटक होते हैं, जिसको आप एक को नाम देते हो जैव घटक, एक का नाम है जैव घटक, और दूसरे को आप बोलते हो अजैव घटक। तो पारितंत्र के अंदर 2 प्रकार के घटक होते हैं, एक का नाम है जैव घटक, दूसरे का नाम है अजैव घटक। क्योंकि पारितंत्र इन्हीं 2 घटकों से मिलकर बना हुआ है, तो यही पारितंत्र के अंदर 2 घटक होते हैं। फिर हमारे से उदाहरण पूछ लेते हैं कि जैव घटक उदाहरण बताइए, अजैव घटक का उदाहरण बताइए। या क्वेश्चन दे रखा होगा, उसमें से हमारे को 4 ऑप्शन होंगे, और उसमें से हमारे से पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा जैव घटक है। तो बच्चों हमें इनके उदाहरण याद रखने हैं। अगर हम जैव घटक के उदाहरण की बात करूं तो जितने भी सजीव हैं, उन सजीवों को हम जैव घटक के अंतर्गत रखते हैं। यानी इसमें आपके एक तो जीव जंतु आते हैं, एक तो आपके जीव जंतु आते हैं, और दूसरे इसमें पेड़ पौधे आते हैं। तो बच्चों इस पारितंत्र के अंदर जो जीव जंतु और पेड़ पौधे हैं, यही जीव जंतु और पेड़ पौधे आपके जैव घटक के उदाहरण हो जाएंगे। इसी तरह से अगर हम अजैव घटक के उदाहरण की बात करें तो बच्चों अजैव घटक के अंदर इस पारितंत्र की जो जलवायु है वो आपका अजैव घटक है। दूसरा, इस पारितंत्र की जो मृदा है। तीसरा, इस पारितंत्र का जो तापमान है। चौथी बात करें तो इस पारितंत्र के अंदर जो खनिज है, ये सारे के सारे आपके अजैव घटक के उदाहरण हो जाएंगे। तो अभी हमने देखा कि पर्यावरण किसे कहेंगे, और दूसरी हेडिंग हमने लगाई थी पारितंत्र। पारितंत्र का मतलब हो गया कि जैव घटक और अजैव घटक का संयुक्त रूप होता है, उसे पारितंत्र कहते हैं। तो इस हिसाब से जो पारितंत्र के घटक है, ये पारितंत्र के 2 घटक होते हैं, एक को आप बोलते हो जैव घटक, दूसरे को बोलते हो अजैव घटक। अब हम बात करें कि जैव घटक
तो आपको कि सर जैव घटक के उदाहरण में जो पारितंत्र के अंदर जीव जंतु हैं और दूसरे जो पेड़ पौधे हैं, ये जैव घटक के उदाहरण होंगे। और फिर आता है कि अजैव घटक। तो अजैव घटक के उदाहरण पर आप देखोगे तो आपको कि सर जलवायु है, मृदा है, खनिज है, इसके साथ साथ जो तापमान है, ये सारे घटक पारितंत्र के अजैव घटक कहलाते हैं। तो अभी हमने पारितंत्र के घटक देखे। इसी तरह से अगर हम पारितंत्र के अंदर पारितंत्र के पदार्थ की बात करें तो बच्चों पारितंत्र में जैव घटक की तरह पदार्थ भी दो प्रकार के होते हैं। यानी अगर हम बात करें पारितंत्र के पदार्थ, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं पारितंत्र में पदार्थ की बात करूं तो आपको सर पारितंत्र में पदार्थ दो तरह के हो सकते हैं। अब ये दो तरह के कौन से पदार्थ होते हैं? एक ऐसे पदार्थ होते हैं जो पारितंत्र के द्वारा या पारितंत्र में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों के द्वारा उनका अपघटन हो जाता है, वो पुनः प्रकृति में मिला दिए जाते हैं। और एक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका अपघटन नहीं होता, वो प्रकृति में बने रहते हैं। तो इस आधार पर हमने पारितंत्र के पदार्थ को दो भागों में बांटा है। एक वह पदार्थ होते हैं जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित हो जाते हैं, जिनका सूक्ष्म जीव अपघटन कर देते हैं। ऐसे पदार्थ को हम बोलते हैं जैव निम्नीकृत पदार्थ। क्या नाम होगा बच्चों? जैव निम्नीकृत पदार्थ। तो जैव निम्नीकृत पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जिनका पारितंत्र में सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन हो जाता है। किसके द्वारा बताओ? सूक्ष्म जीवों द्वारा। सूक्ष्म जीवों द्वारा क्या होता है बच्चों? सूक्ष्म जीवों द्वारा इनका अपघटन होता है। तो ऐसे पदार्थ को हम क्या बोलेंगे? ऐसे पदार्थ को हम बोलेंगे जैव निम्नीकृत पदार्थ। और बच्चों कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन नहीं होता, ऐसे पदार्थ को हम बोलते हैं अजैव निम्नीकृत पदार्थ। बच्चों कैसे पदार्थ? अजैव निम्नीकृत पदार्थ। और अजैव निम्नीकृत पदार्थ का मतलब हो गया कि वह पदार्थ है जिनका सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन नहीं होगा। अगर सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन नहीं होगा तो वो प्रकृति के अंदर कचरे के रूप में या आप कह सकते हो अवशिष्ट पदार्थ के रूप में वैसे ही पड़े रहेंगे। यानी अगर कहें तो अजैव निम्नीकृत पदार्थ का अपघटन है वो सूक्ष्म जीवों के द्वारा नहीं होता, इनका अपघटन नहीं होता, अर्थात ये प्रकृति में कचरे के रूप में या अवशिष्ट पदार्थ के रूप में वैसे ही पड़े रहते। तो हमारे से जैव निम्नीकृत पदार्थ और अजैव निम्नीकृत पदार्थ में अंतर करके पूछ लेते। तो आपको सर जैव निम्नीकृत पदार्थ वह होते हैं जिनका सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन होता है और अजैव निम्नीकृत पदार्थ का सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन नहीं होता। दूसरा है कि जैव निम्नीकृत पदार्थ है ये प्रकृति में संग्रहित नहीं होंगे और जो अजैव निम्नीकृत पदार्थ है ये प्रकृति में इकट्ठे होते जाएंगे। इसी तरह से अगर हम देखें कि जो जैव निम्नीकृत पदार्थ हैं ये इनका पुनः संकल हो जाएगा, ये वापस मिट्टी में मिल जाएंगे, जबकि ये वापस मिट्टी में नहीं मिलते हैं, पारितंत्र में नहीं मिलते। तो ये कुछ अंतर थे जैव निम्नीकृत पदार्थ और अजैव निम्नीकृत पदार्थ में। फिर हमारे इस पर्यावरण में नेक्स्ट हेडिंग आती है कि सर पर्यावरण के या पारितंत्र के जंतु। अगर हम पारितंत्र के जंतु की बात करें तो पारितंत्र में जो जंतु है उनको हम कुछ इस तरह से श्रेणियों में बांट के पढ़ते हैं। जैसे पारितंत्र की जंतु की बात करो तो कुछ आते हैं जिसको आप बोलते हो परजीवी। ऐसे जंतु जो परजीवी है, परजीवी यानी वह जंतु है जो दूसरों के शरीर पर रह करके अपना पोषण प्राप्त करते हैं, ऐसे जीवों को हम बोलते हैं परजीवी। एक आता है परभक्षी, जो दूसरे जीवों का शिकार करके उनको मार करके अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उन जीवों को हम बोलते हैं परभक्षी। एक आते हैं विषमपोषी, यानी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं, ऐसे जंतुओं को जीवों को हम बोलेंगे विषमपोषी। तो ये कुछ जीवों की परिभाषाएं हमारी बुक में दे रखी। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि पारितंत्र है। इस पारितंत्र के अंदर पाए जाते हैं उत्पादक और उपभोक्ता। यानी हम अब बात करेंगे उत्पादक की और दूसरी बात करेंगे हम उपभोक्ता की। हमारे पारितंत्र के अंदर पाए जाने वाले उपभोक्ता और उत्पादक की हम बात करेंगे।
अब देखिए हमारे को कई बार तो क्वेश्चन उत्पादक और उपभोक्ता के अंतर के रूप में पूछ लेते हैं, और कई बार क्वेश्चन सीधा आ जाता है कि उत्पादक किसे कहेंगे, उपभोक्ता किसे कहेंगे। तो हम दोनों प्रश्नों को एक साथ कर लेते हैं। अगर उत्पादक की बात करें तो आपको के उत्पादक प्रकृति के अंदर वह होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अर्थात ऐसे कह सकते हो कि भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहते, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। यानी कहने का मतलब हो गया कि भोजन के लिए वो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहते। और उपभोक्ता वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, स्वयं भोजन नहीं बनाते। इसका मतलब ये हो गया कि भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर है, स्वयं भोजन नहीं बनाते हैं, उसे हम उपभोक्ता कहते हैं। आप कहोगे सर स्वयं भोजन नहीं बनाते, इसका मतलब ये भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। क्या कहोगे? आप कहोगे भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। और जो उत्पादक है ये भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहते, यानी ये भोजन के लिए दूसरों पर जो निर्भर है वो नहीं रहते। तो ये हमारे उत्पादक और उपभोक्ता की बात होगी। अब उदाहरण की बात करो तो उत्पादक के उदाहरण में आ जाते हैं पेड़ पौधे। अगर हम इसके उदाहरण की बात करें कि सर उत्पादक का उदाहरण दीजिए, तो जो पेड़ पौधे हैं, ये पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश के द्वारा प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो ये भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है। तो जो पेड़ पौधे हैं, इसी पेड़ पौधों को हम क्या बोलते हैं? उत्पादक। इसके साथ साथ एक शैवाल का नाम याद रखना है, नील हरित शैवाल। तो ये नील हरित शैवाल है, ये भी आपके उत्पादक का उदाहरण होगा। तो ये उत्पादक के दो उदाहरण हो गए, पेड़ पौधे और नील हरित शैवाल। इसी तरह से अगर हम उपभोक्ता के उदाहरण की बात करें तो उपभोक्ता के उदाहरण में सारे जीव जंतु उपभोक्ता, जैसे कहें तो गाय एक उपभोक्ता है, उसके बाद भेड़, उसके बाद शेर, मनुष्य, ये सारे के सारे आपके उपभोक्ता के उदाहरण हो जाएंगे। यानी जो भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर है, स्वयं अपना भोजन नहीं बना रहे, उसको हम बोलेंगे उपभोक्ता। तो ये हमारी परिभाषाएं अंतर के रूप में पूछ सकते हैं कि उत्पादक और उपभोक्ता में क्या अंतर है। उसके बाद आ जाता है उपभोक्ता के प्रकार। अगर हम उपभोक्ता के प्रकार की बात करें तो कुछ उपभोक्ता ऐसे होते हैं जो सीधे उत्पादक पर निर्भर रहते हैं, और जो उत्पादक पर निर्भर नहीं है तो वो दूसरे उपभोक्ता पर भी निर्भर होते हैं। तो इस आधार पर हमने उपभोक्ता के प्रकार बना रखे। तो अगर हम बात करें उपभोक्ता के प्रकार, तो उपभोक्ता के प्रकार में से पहला प्रकार आता है प्राथमिक उपभोक्ता। कौन सा उपभोक्ता? प्राथमिक उपभोक्ता। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहेंगे, आप कहोगे सर प्राथमिक उपभोक्ता वह उपभोक्ता होता है जो अपना भोजन उत्पादक से प्राप्त करता है। कहां से भोजन प्राप्त करता है? उत्पादक से भोजन प्राप्त करता है। अगर उत्पादक से भोजन प्राप्त करता है, उस प्रकार के उपभोक्ता को हम क्या कहेंगे? प्राथमिक उपभोक्ता। यानी प्राथमिक उपभोक्ता सीधे उत्पादक पर निर्भर है, सीधे पेड़ पौधों पर निर्भर है। अगर इसके उदाहरण की बात करें तो उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि सर जो गाय है वो सीधे घास खा रही है, उत्पादक खा रही है, जैसे बकरी है, इसके साथ साथ जैसे हरिण है, जैसे खरगोश है। तो ये सारे प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। यानी कहें कि ये प्राथमिक उपभोक्ता है, ये प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी जंतु होते हैं। कैसे जंतु होते हैं? शाकाहारी जंतु। अगर एक शब्द में उत्तर देना चाहें तो आप कहोगे सर जो शाकाहारी जंतु होते हैं वही शाकाहारी जंतु क्या कहलाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। तो कई बार हमारे से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि शाकाहारी होते हैं वो कौन से उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं, तो वो आते हैं आपके प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत। उसके बाद देखो दूसरा उपभोक्ता आता है जिसको हम बोलते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। दूसरे उपभोक्ता के प्रकार की बात करें जिसको आप बोलते हो द्वितीयक उपभोक्ता। अगर हम द्वितीयक उपभोक्ता की बात करें तो आप कहोगे सर वह उपभोक्ता होता है जो अपने पोषण के लिए, भोजन के लिए, ये अपने भोजन के लिए प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर रहता है। किस पर निर्भर रहता है? प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर रहता है।
उसे हम क्या कहते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता। यानी एक शब्द में उत्तर देना चाहें तो द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं छोटे शाकाहारी जंतु। कौन आते हैं, छोटे मांसाहारी जंतु। जो छोटे मांसाहारी जंतु होते हैं, उन छोटे मांसाहारी जंतुओं को हम क्या बोलते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता। इसी तरह से एक और प्रकार आता है जिसको हम बोलते हैं तृतीयक उपभोक्ता। और तृतीयक उपभोक्ता के अंदर बड़े मांसाहारी आते हैं, यानी ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, सेकेंड उपभोक्ता से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और इसके अंतर्गत आते हैं बड़े मांसाहारी जंतु। बड़े मांसाहारी जंतु है जैसे शेर है, चीता है, तो इनको हम रखते हैं तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत। तो ये कुछ उपभोक्ता के प्रकार थे, तो हमारे से पूछ लेते हैं कि शेर है, चीता है, इसको आप कौन से उपभोक्ता के अंतर्गत रखोगे, तो आप कहोगे सर हम इसको तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत रखते हैं। इसी तरह से लोमड़ी है, इसको आपसे पूछे तो लोमड़ी कौन से उपभोक्ता के अंतर्गत आई, तो आप कहोगे ये लोमड़ी है, वो छोटे मांसाहारी जंतुओं के अंतर्गत आती है, इसका मतलब वो द्वितीयक उपभोक्ता। इसी तरह आपसे पूछ ले गाय, भेड़, बकरी, हरिण, खरगोश है, ये किसके उदाहरण हो जाएंगे, तो आप कहोगे सर ये तो प्राथमिक उपभोक्ता के उदाहरण हो जाएंगे। इसी तरह से पेड़ पौधे और नील सरित शैवाल है, ये किसके उदाहरण होंगे, तो आप कहोगे सर ये तो उदाहरण हो जाएंगे उत्पादक के उदाहरण हो जाएंगे। तो ये कुछ बातें थी हमारी उपभोक्ता के अंतर्गत। अब आता है कि सर जो उत्पादक होते हैं उस उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक पर द्वितीयक और द्वितीयक पर तृतीयक। तो इस तरह से जो प्राथमिक उपभोक्ता है वो उत्पादक को खा रहे हैं, इसका मतलब ये अपनी ऊर्जा के लिए, ऊर्जा प्राप्ति करने के लिए पोषण प्राप्त करते हैं। तो अब हम बात करते हैं ऊर्जा के अध्ययन की। इन उपभोक्ताओं के अंदर, उत्पादक के अंदर या पेड़ पौधे हैं, उनके अंदर ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, ऊर्जा के प्रवाह की बात करते हैं। तो बच्चों यहां से छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं ऊर्जा प्रवाह के रूप में। तो इसमें पहली स्टेटमेंट आता है, पहली लाइन है कि पादप अपना भोजन है वो सौर ऊर्जा से, सूर्य से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। लेकिन वो सूर्य के प्रकाश से जितनी भी ऊर्जा लेते हैं उसका केवल 1%, केवल और केवल 1% है, वो 1% उसका खाद्य ऊर्जा में बदलता है। सौर ऊर्जा का 1%, सौर ऊर्जा का 1% भाग है वो खाद्य ऊर्जा में बदलता है, पहला बात। बाकी जो 99% ऊर्जा है वो वापस इस पारितंत्र के अंदर चली जाती है। दूसरा, ऊर्जा के प्रवाह के अध्ययन में दूसरा पॉइंट आता है कि जो ऊर्जा है वो एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण में जाएगी, दूसरे पोषण स्तर से तीसरे पोषण स्तर में जाएगी। तो प्रत्येक पोषण स्तर में ऊर्जा का प्रवाह है वो 10% होता है। प्रत्येक स्तर में ऊर्जा प्रवाह की बात करूं तो वो होता है 10%। तो ये दो बातें आपको याद रखनी है कि सर पादप है वो 1% ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में बदलते हैं। और दूसरा पॉइंट याद रखना है कि सर कि प्रत्येक ऊर्जा स्तर में या प्रत्येक पोषण स्तर में 10% ऊर्जा का हस्तांतरण होता है। तो ये हमारी थी ऊर्जा प्रवाह से संबंधित क्वेश्चन। अब नेक्स्ट आता है कि इस ऊर्जा प्रवाह को आरेख के रूप में लिखिए कि कैसे ऊर्जा का प्रवाह होगा। तो देखो अगर हम आरेख की बात करें, ऊर्जा प्रवाह के आरेख का, यानी ऊर्जा प्रवाह का आरेख, ऊर्जा प्रवाह का आरेख की बात करें तो कुछ इस तरह से आरेख प्राप्त होता है ऊर्जा प्रवाह का। आप कह रहे हो कि सबसे पहले सर जो सौर ऊर्जा होती है, इस सौर ऊर्जा को कौन लेता है, तो आप कहोगे सर इस सौर ऊर्जा को लेते हैं उत्पादक। कौन लेते हैं, उत्पादक। फिर इस उत्पादक से ऊर्जा को कौन लेते हैं, तो आप कहोगे प्राथमिक उपभोक्ता। कौन लेते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता से ऊर्जा कहां जाएगी, तो आप कहोगे सर द्वितीयक उपभोक्ता के पास। और द्वितीयक उपभोक्ता से ऊर्जा कहां जाएगी, तृतीयक उपभोक्ता के पास। तो ये इस तरह से ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले ऊर्जा प्रवाह का आरेख बनाइए, तो आपको ये ऊर्जा प्रवाह के लिए आरेख बनाना, यानी जो सौर ऊर्जा है उसको उत्पादक लेंगे, पादप लेंगे, वहां से प्राथमिक उपभोक्ता में, प्राथमिक से द्वितीयक में, द्वितीयक से तृतीयक उपभोक्ता में ऊर्जा का प्रवाह होता है। और इस तरह से अगर हम ऊर्जा के प्रवाह देखेंगे, प्रत्येक पोषण स्तर से यहां तक ऊर्जा है वो 10% जाएगी, फिर यहां से ऊर्जा है वो 10% जाएगी। तो इस
इस हिसाब से ऊर्जा की निरंतर कमी होती जाती है। और ऊर्जा की कमी होने के कारण जो खाद्य श्रृंखला होती है वो आपकी खाद्य श्रृंखला 3 या 4 स्तर पर जाकर के समाप्त हो जाती है। या कहूं तो प्रत्येक जैसे उच्च स्तर में आप जाओगे वहां जीवों की संख्या कम होती जाएगी, निम्न स्तर में जीवों की संख्या ज्यादा होगी, उच्च स्तर में जीवों की संख्या कम होगी। उसका कारण यही है, उसका कारण है कि निम्न स्तर में ऊर्जा ज्यादा है, उच्च स्तर में जैसे जैसे जाओगे तो ऊर्जा की कमी होती जा रही है। ऊर्जा की कमी होती जा रही है तो उच्च स्तर में जीवों की संख्या भी कम होती है और निम्न स्तर में जीवों की संख्या भी ज्यादा होती है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ। तो अब हम नेक्स्ट हमारा आता है खाद्य श्रृंखला। तो अब हम बात करते हैं खाद्य श्रृंखला की। अब देखिए हम बात करें खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल की। अब हम बात कर लेते हैं खाद्य श्रृंखला और एक साइड ले लेते हैं खाद्य जाल। क्वेश्चन हमारे से पूछते हैं कि खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में क्या अंतर है। अब देखो खाद्य श्रृंखला का मतलब हो गया ऊर्जा का प्रवाह एक स्तर से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे। इसी ऊर्जा के प्रवाह को हम क्या बोलते हैं, खाद्य श्रृंखला। यानी आप देखें जैसे हम खाद्य श्रृंखला की बात करें, जैसे आप कहोगे सर वन है, इस वन या जंगल पे, इस वन या जंगल के अंदर पाए जाने वाले जो खरगोश है, ये इस वन या जंगल को खाएगा खरगोश और इस खरगोश को खाएगा शेर। तो ये आपकी एक खाद्य श्रृंखला बढ़ गई क्योंकि इसमें ऊर्जा का स्तर प्रवाह हो रहा है। और ऊर्जा प्रवाह के लिए ये जो प्रत्येक स्तर है, पहला स्तर, दूसरा स्तर, तीसरा स्तर, इसी प्रत्येक स्तर को हम बोलते हैं पोषण स्तर। तो ऊर्जा प्रवाह का प्रत्येक स्तर क्या कहलाता है, पोषण स्तर। तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं पोषण स्तर किसे कहेंगे। आप कहोगे सर ऊर्जा प्रवाह का प्रत्येक स्तर, उस खाद्य श्रृंखला का प्रत्येक स्तर क्या कहलाता है, पोषण स्तर। खाद्य श्रृंखला का मतलब हो गया एक ऐसी कड़ी, एक ऐसी श्रृंखला जिसमें ऊर्जा का प्रभाव होता है, उस कड़ी या श्रृंखला को हम क्या बोलते हैं, खाद्य श्रृंखला। वापस बता रहा हूं, खाद्य श्रृंखला का मतलब हो गया एक ऐसी श्रृंखला, एक ऐसी कड़ी जिसमें ऊर्जा का प्रभाव होता है, उस श्रृंखला या कड़ी को हम बोलते हैं खाद्य श्रृंखला। ये आपके सामने खाद्य श्रृंखला है, देखे आप, ये एक कड़ी है, इससे ये जुड़ा हुआ है, इससे ये जुड़ा हुआ है। ये क्यों जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसमें ऊर्जा का स्थानांतरण हो जाए, ऊर्जा के लिए एक दूसरे को खा रहे। और इनका जो ये प्रत्येक स्तर है, इसी प्रत्येक स्तर को हम क्या बोलते हैं, पोषण स्तर। तो खाद्य श्रृंखला का प्रत्येक स्तर क्या कहलाता है, पोषण स्तर। अगर हम बात करें खाद्य जाल की, तो खाद्य जाल का मतलब हो गया कि सर दो या दो से ज्यादा, दो या दो से अधिक अगर खाद्य श्रृंखलाएं मिल जाए, दो या दो से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं अगर मिल जाए, तो खाद्य श्रृंखलाओं के मिलने से, खाद्य श्रृंखलाएं मिल जाए और इन खाद्य श्रृंखलाओं के मिलने से एक जटिल जाल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, एक जटिल जाल का। और उसी जटिल जाल को हम क्या बोलते हैं, खाद्य जाल। उसी को हम क्या बोलते हैं, खाद्य जाल। तो देखें मेरी बात सुने, खाद्य जाल का मतलब हो गया कि दो या दो से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर के एक जटिल जाल का निर्माण करती है, उस जटिल जाल को हम क्या बोलते हैं, खाद्य जाल। ये तो हो गया पहला अंतर। दूसरा अंतर आता है कि सर खाद्य जाल के अंदर अगर हम जीवों की संख्या की बात करें, तो जीवों की संख्या आपको खाद्य जाल में अधिक नजर आती है। यहां दो चार खाद्य श्रृंखलाएं मिली हुई है, इसका मतलब वहां जीवों की संख्या अधिक होगी। जबकि अगर आप खाद्य श्रृंखला में बात करोगे तो यहाँ पे खाद्य श्रृंखला के अंदर जीवों की संख्या है वो कम होगी, आपको जीवों की संख्या कम नजर आएगी क्योंकि ये एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ी हुई है। जबकि यहाँ खाद्य श्रृंखलाएं दो या चार खाद्य श्रृंखलाएं जुड़ी हुई है। और दूसरा अंतर आता है, सॉरी तीसरा अंतर होगा कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा प्रवाह के लिए एक ही रास्ता है, एक इसी रास्ते से ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है, यानी ऊर्जा प्रवाह एक पथीय होगा। अगर ऊर्जा के प्रवाह की बात करें तो ऊर्जा का प्रवाह है वो एक पथीय होगा, एक रास्ते से होगा। जबकि यहां अगर ऊर्जा प्रवाह की बात करोगे तो ऊर्जा प्रवाह के लिए दो या दो से ज्यादा खाद्य श्रृंखलाएं जुड़ी हुई है, तो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो बहुपथीय होता है। कैसा होता है, बहुपथीय।
तो ये कुछ अंतर थे खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में, जो हमारे से पूछ लेते हैं कि खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला में अंतर बताइए। तो आप कहोगे जीवों की एक ऐसी कड़ी जिसमें ऊर्जा का प्रभाव होता है। किसका प्रभाव होता है? ऊर्जा का प्रभाव होता है। उस कड़ी को हम बोलते हैं खाद्य श्रृंखला। दो या दो से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं मिल जाती है, एक जटिल जाल का निर्माण होता है, उस जाल को हम बोलते हैं खाद्य जाल। फिर आप कहोगे कि सर खाद्य श्रृंखला के अंदर जीवों की संख्या कम होती है, जबकि खाद्य जाल में जीवों की संख्या है वो सर्वाधिक होती है। फिर अगला अंतर आता है कि खाद्य श्रृंखला के अंदर ऊर्जा प्रवाह के लिए एक पथीय होगा, एक ही रास्ता होगा, जबकि यहां ऊर्जा प्रवाह के लिए बहुपथीय है, एक से अधिक रास्ते हो जाते हैं। तो ये हमारे पास खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा इस पार्ट के अंतर्गत अगला टॉपिक आता है जैविक आवर्धन, या जिसको आप बोल सकते हो जैव आवर्धन। तो अब हम बात करते हैं जैव आवर्धन की, कि जैव आवर्धन किसे कहेंगे। तो देखिए बच्चों, जैव आवर्धन का मतलब क्या हुआ। अगर हम जैव आवर्धन की बात करें तो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि पारितंत्र के अंदर दो तरह के पदार्थ है, एक जैव निम्नीकृत, दूसरा अजैव निम्नीकृत। और मैंने कहा था कि वो अजैव निम्नीकृत है, वो अजैव निम्नीकृत पदार्थ पारितंत्र में उसका अपघटन नहीं होगा, नहीं होगा तो वो प्रकृति में वैसे ही बना रहेगा। अगर वो प्रकृति में है या पारितंत्र में वैसे ही बना रहेगा, और अगर वही अजैव निम्नीकृत पदार्थ किसी न किसी माध्यम से हमारे खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाए, और खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करने से वो तो अजैव निम्नीकृत पदार्थ है, उसका अपघटन तो होगा नहीं, तो उस खाद्य श्रृंखला के अंदर उसकी मात्रा धीरे धीरे बढ़ती रहेगी, प्रत्येक स्तर में उसकी मात्रा धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। उसी को हम बोलते हैं जैव आवर्धन। यानी जैव आवर्धन की बात करें तो अजैव निम्नीकृत पदार्थ का, कौन से पदार्थ का? अजैव निम्नीकृत पदार्थ का खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करना। किसमें प्रवेश करना? खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करना, प्रवेश करना तथा धीरे धीरे उसकी मात्रा का बढ़ना, तथा धीरे धीरे उसकी मात्रा का बढ़ना, मात्रा का बढ़ना क्या कहलाता है? जैव आवर्धन कहलाता है। अजैव निम्नीकृत पदार्थ की मात्रा का खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करना तथा धीरे धीरे उसकी मात्रा का बढ़ना क्या कहलाता है? जैव आवर्धन। जैसे सुने, हम हमारी फसलों को कीट पतंगों से बचाने के लिए उस पर विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ का छिड़काव करते हैं। वो रासायनिक पदार्थ फसल के अंदर कीट पतंग को नहीं उत्पन्न होने देते, कीट पतंग से फसल की सुरक्षा कर लेते हैं, लेकिन वो रासायनिक पदार्थ जैसे ही मिट्टी के अंदर गया, बारिश हो गई, बारिश से वो मान लो मिट्टी के अंदर उसका रिसाव हो गया, मिट्टी के अंदर चला गया, और मिट्टी में जो उस पादप की, उस फसल की जड़ें हैं, उन जड़ों ने मिट्टी से खनिज लवणों का, जल का अवशोषण किया, तो साथ साथ में उस अजैव निम्नीकृत पदार्थ का भी अवशोषण कर लिया, और अजैव न्यूनीकृत पदार्थ यानी उस रासायनिक पदार्थ का भी अवशोषण कर लिया, और वो अवशोषण करके उस पादप के अंदर चला गया। अब उस पादप को खाने वाला जंतु है, तो उस वो फिर वह पादप से जंतु के शरीर में चला जाएगा। उस जंतु को खाने वाला दूसरा जंतु है, तो फिर उस जंतु के शरीर से वो दूसरे जंतु के शरीर में चला जाएगा। तो इस तरह से अजैव निम्नीकृत पदार्थ की मात्रा का बढ़ना क्या कहलाता है? जैव आवर्धन। और इस जैव आवर्धन का प्रभाव है वो निम्न स्तर में कम देखने को मिलता है। जैसे जैसे उच्च स्तर में जाते हैं, यानी उत्पादक से उपभोक्ता की ओर जाते हैं, तो इसका प्रभाव बढ़ता जाता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जैव अजैव निम्नीकृत पदार्थ या जो जैव आवर्धन है, इसका प्रभाव निम्न स्तर में कम देखने को मिलता है, उच्च स्तर में इसका प्रभाव है वो ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये हमारी बात थी जैव आवर्धन की। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है इसमें ओजोन परत। तो अब हमने बात कर लेते हैं ओजोन परत की। यहां से क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं ओजोन की। अगर हम ओजोन की बात करें तो बच्चों, ओजोन एक जहरीली या विषैली गैस होती है। ओजोन क्या है? तो आप कहोगे सर ओजोन एक विषैली गैस है। कैसी गैस है?
एक विषैली गैस है, एक जहरीली गैस है। लेकिन ये विषैली या जहरीली गैस है, ये हमारे वातावरण के आसपास न होकर के, हमारी इस पृथ्वी सतह के आसपास न होकर के हमारे से कई किलोमीटर दूर है। और वहां इस ओजोन गैस ने एक अणु के रूप में इसका एक समूह बढ़ जाता है और वहां इसके अणु है वो एक परत का निर्माण कर रहे हैं। यानी ये ओजोन के अणु है, ये ओजोन के अणु एक परत के रूप में ऐसे समायोजित हो रहे हैं, एक परत का निर्माण कर रहे हैं। और इसी परत को हम बोलते हैं, ओजोन की इस परत को हम क्या बोलेंगे बच्चों? ओजोन परत। ओजोन गैस की इस परत को हम क्या बोलते हैं? ओजोन परत। अब सुनना, ये ओजोन परत क्या कर रही है? हमारे लिए आवश्यक कार्य संपादित कर रही है। मैंने क्या कहा? ओजोन गैस एक विषैली गैस है, लेकिन इस पारितंत्र के अंदर, इस पर्यावरण के अंदर हमारे लिए एक अच्छा कार्य संपादित कर रही है कि ये ओजोन गैस है, ये अणु के रूप में, एक समूह के रूप में पाई जाती है। और ओजोन गैस के अणुओं का वो समूह है ओजोन परत कहलाता है। और ये ओजोन परत हमारे लिए एक आवश्यक कार्य संपादित कर रही है कि जैसे ही, इधर सुनना, जैसे मान लेते हैं ये ओजोन की एक परत है और इस ओजोन की परत पर सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती है, और सूर्य से आने वाली वह पराबैंगनी जो किरणें हैं, हानिकारक किरणें हैं, उन हानिकारक किरणों का यह परावर्तन करवा देती है। उन हानिकारक किरणों को पृथ्वी सतह तक नहीं आने देती है। ये हमारी जो पृथ्वी सतह है, इस पृथ्वी सतह तक ये हानिकारक किरणों को नहीं आने दे रही है। तो ये ओजोन परत है, ये हमारे लिए आवश्यक कार्य संपादित यही कर रही है कि सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों का परावर्तन कर देती है और सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों का परावर्तन कर देती है, जिससे पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव जंतु और पेड़ पौधे हैं वो इस पराबैंगनी किरण के प्रभाव से बच जाते हैं। उन जीव जंतु और पेड़ पौधों की सुरक्षा हो जाती है। तो आपको याद रखना कि सर ओजोन है, ओजोन एक गैस के रूप में अगर हमारे आसपास होती तो हमें नुकसान होता, क्योंकि ये विषैली गैस है, लेकिन हमसे कई किलोमीटर दूर है और वहां एक अणु के समूह के रूप में पाई जाती है और उसके अणु एक समूह के रूप में एक परत का निर्माण कर रहे हैं, उसको बोलते हैं ओजोन परत। और ओजोन परत हमारे लिए आवश्यक कार्य संपादित कर रही है कि वो सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी किरणों का परावर्तन कर देती है, ताकि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव जंतु पेड़ पौधों को उस हानिकारक पराबैंगनी किरणों से नुकसान नहीं हो। अब आता है क्वेश्चन, सर ये तो हो गया ओजोन के बारे में और ओजोन परत के बारे में। अब आता है कि ओजोन का निर्माण कैसे होता है वो समझाइए। तो अब हम बात करते हैं ओजोन के निर्माण की। अब देखिए, अगर हम ओजोन के निर्माण की बात करें, ओजोन परत का निर्माण या ओजोन का निर्माण, अगर देखो ओजोन के निर्माण की हम बात करें कि ओजोन का निर्माण कैसे होगा, तो मैंने क्या कहा कि जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं, वो हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं, वो ओजोन पर तो गिरती है, ओजोन की उस परत को तो वापस परावर्तन कर देती है, लेकिन वो अगर हानिकारक पराबैंगनी ऑक्सीजन के अणु पर गिरे, अगर ऑक्सीजन के अणु पर गिरेगी तो ये पराबैंगनी किरणें हैं, ये पराबैंगनी किरणें इस ऑक्सीजन के अणु को तोड़ देती है ऑक्सीजन के परमाणु में। दोबारा सुने क्या कह रहा हूं, ओजोन का निर्माण कैसे होगा। तो आपको सर ओजोन के आसपास जो ऑक्सीजन के अणु होते हैं, उस ऑक्सीजन के अणु पर जब पराबैंगनी किरणें पड़ती है तो ये पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से ऑक्सीजन के जो अणु हैं वो ऑक्सीजन के परमाणुओं में टूट जाते और पुनः ये ऑक्सीजन के परमाणु और ऑक्सीजन के अणु घूमते घूमते, स्वतंत्र रूप से घूमते घूमते, अगर ये ऑक्सीजन के अणु और परमाणुओं का आपस में संयोजन हो जाता है तो किसका निर्माण होता है? ओजोन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ओजोन का निर्माण होता है। यानी ओजोन के निर्माण में हमें लिखना है कि सर हानिकारक पराबैंगनी किरणें वो जब ऑक्सीजन के अणु पर पड़ती है, ऑक्सीजन के अणु पर गिरती है, तो वो ऑक्सीजन का अणु ऑक्सीजन के परमाणु में टूट जाते हैं और यही ऑक्सीजन के परमाणु स्वतंत्र रूप से घूमते हुए पुनः ऑक्सीजन के अणु के संपर्क में आते हैं। तो ऑक्सीजन के अणु और ऑक्सीजन के परमाणु मिलकर के ओजोन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? ओजोन का निर्माण करते हैं। तो ये बात थी हमारी ओजोन के निर्माण से संबंधित। फिर आता है ओजोन का अपघटन या अपक्षय। तो अब बात करते हैं ओजोन का अपघटन या अपक्षय। ओजोन का अपघटन यहां अपक्षय। तो ये ओजोन का अपघटन या अपक्षय किसे कहेंगे सुनना। अगर हम ओजोन के अपघटन या अपक्षय की बात करें तो ओजोन तो हमारे लिए एक आवश्यक कार्य संपादित कर रही है,
सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों का वापस परावर्तन कर रही है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि इस ओजोन का अपघटन कर रहे हैं, इसका अपक्षय कर रहे हैं। हम क्या करते हैं कि हमारे घरों में काम लिए जाने वाले रेफ्रिजरेटर, या जिसको आप कहोगे शीतलन, रेफ्रिजरेटर या जो शीतलन है, इस रेफ्रिजरेटर या शीतलन के अंदर एक गैस भरी जाती है जिसको हम बोलते हैं सीएफसी। कौन सी गैस भरी जाती है? सीएफसी। जो आप अपने घरों के अंदर फ्रिज काम में ले रहे हो, एसी काम में ले रहे हो, उस एसी के जो शीतलन देने वाला, जो ठंडक देने वाला, जो फ्रिज के अंदर शीतलन या ठंडक देने वाला जो गैस होती है उसका नाम है सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और यही क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, सीएफसी है, ये क्या करती है कि जैसे ही आपकी पृथ्वी सतह से वायुमंडल में जाती है, आप ठंडक देने के बाद जैसे बाहर निकलती है, तो यहां से ये जैसे ही वायुमंडल के अंदर जाती है और वायुमंडल के अंदर जाकर के ओजोन परत के अंदर छेद कर रही है, ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रही है, जिससे ओजोन परत में क्या होते जा रहे हैं? छेद होते जा रहे हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? ओजोन का अपघटन या अपक्षय। ओजोन के अपघटन या अपक्षय का अर्थ हुआ कि सीएफसी के द्वारा ओजोन परत की मोटाई में कमी करना, ओजोन के अणुओं का अपघटन करना, ओजोन के अणुओं का अपघटन करना, उनको तोड़ना, ओजोन परत की मोटाई में कमी करना, क्या कहलाता है? ओजोन का अपघटन या अपक्षय। कौन से किसके से द्वारा होता है? तो आप कहोगे सीएफसी के द्वारा। सीएफसी किससे निकलती है? तो आप कहोगे शीतलन के द्वारा, शीतलन देने वाले एसी से और किससे? फ्रिज से। एसी और किससे? फ्रिज से। कौन निकलती है? सीएफसी, जो नुकसान पहुंचा रही है किसको? ओजोन परत। ओजोन परत की मोटाई को क्या कर रही है? कम कर रही है। अब आता है कि सर ओजोन परत की मोटाई या अपक्षय को तो कम हो रहा है, इसके बचाव के लिए हमने क्या किया? ओजोन का बचाव। ओजोन का बचाव की अगर हम बात करें तो हमने ओजोन के बचाव के लिए क्या किया? इधर सुनना। 1980 के अंदर हमने ध्यान दिया कि ओजोन परत की मोटाई तो कम होती जा रही है। 1980 के अंदर हमें ये ध्यान में आया, हमें ये संज्ञान में आया। तब हमने क्या किया कि 1987 के अंदर एक सम्मेलन बुलाया। ओजोन परत के अपघटन को रोकने के लिए हमने एक सम्मेलन बुलाया था 1987 में। 1987 में एक सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन में यह बात रखी गई कि ओजोन परत की जो मोटाई 1986 तक है, उससे आगे हम ओजोन परत की मोटाई को कम नहीं होने देंगे। लेकिन वो सम्मेलन होने के बाद फिर हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। अभी भी हम हमारे घरों के अंदर रेफ्रिजरेटर का उपयोग कर रहे हैं, और अगर इस तरह से लगातार हम करते रहे तो आप समझ सकते हो कि ओजोन परत की जो मोटाई थी वो और कम हो जाएगी, और ओजोन परत की मोटाई कम होने से जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं वो सीधी पृथ्वी सतह पे आएगी, और अगर वो पृथ्वी सतह पे सीधी आती है तो पृथ्वी सतह पे पाए जाने वाले जीव जंतु है उनकी त्वचा है वो जल जाएगी, यानी त्वचा कैंसर नामक रोग होता है। क्वेश्चन पूछते हैं कौन सा रोग हो सकता है? तो त्वचा कैंसर नामक रोग होता है। तो ये बात थी हमारी ओजोन परत से संबंधित। फिर कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि सर अगर हम खाद्य श्रृंखला, आपने बताई थी, उस खाद्य श्रृंखला में से आपने कहा था कि सर खाद्य श्रृंखला का प्रत्येक स्तर या प्रत्येक कड़ी होती है वो पोषण स्तर कहलाती है। अगर हम उस खाद्य श्रृंखला के एक पोषण स्तर को हटा दें, यानी उस खाद्य श्रृंखला में से मान लेते हैं हम द्वितीय उपभोक्ता को हटा लेते हैं, तो उस खाद्य श्रृंखला पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आपको लिखना है कि सर एक स्तर को अगर हम हटाएंगे तो उससे निम्न स्तर के जो जीवों है उनकी संख्या में वृद्धि हो जाएगी। निम्न स्तर के जीवों की संख्या में क्या हो जाएगी? वृद्धि। और उससे उच्च स्तर के जो जीव थे उनको पोषण नहीं मिलेगा, और अगर उनको पोषण नहीं मिलेगा तो उनके जीवों की संख्या में क्या हो जाएगी? कमी। यानी उससे उच्च स्तर के जीवों की संख्या में कमी और उच्च पोषण स्तर से निम्न स्तर के जीवों की संख्या में वृद्धि, और जिससे हमारा पारितंत्र है उसका संतुलन बिगड़ जाएगा। फिर एक क्वेश्चन ये पूछते हैं कि पारितंत्र है वो, उस पारितंत्र के अंदर खाद्य श्रृंखला 2 या 3 स्तर तक या अधिकतम 4 स्तर पर जाकर के समाप्त हो जाती है। अधिकतम खाद्य श्रृंखला है वो 4 पोषण स्तर की होती है, 3 पोषण स्तर की होती है, इससे ऊपर क्यों नहीं होती है? 3-4 स्तर पर जाकर के क्यों रुक जाती है? तो उसका उत्तर है कि खाद्य श्रृंखला के अंदर जो ऊर्जा का हस्तांतरण होता है वो धीरे धीरे जैसे जैसे उच्च स्तर पर जाते हैं तो ऊर्जा की कमी होती जाती है, क्योंकि प्रत्येक पोषण स्तर में 10% ऊर्जा का हस्तांतरण होता है,
और ऊपर जाते जाते ऊर्जा की कमी हो जाती है, जिससे उच्च स्तर के जीवों को प्राप्त ऊर्जा नहीं मिल जाती। नहीं मिलने के कारण उनकी संख्या क्या होती है? कम। तो यही लिखना है कि ऊर्जा का प्रवाह है वो निम्न स्तर से उच्च स्तर में जाते जाते कम हो जाता है, जिससे उच्च स्तर के जीवों को प्राप्त मात्रा में ऊर्जा नहीं मिलती है, तो उच्च स्तर में जीवों की संख्या में कमी आ जाती है। इस कारण वो खाद्य श्रृंखला है वो 3 या 4 स्तर पर जाकर के रुक जाती है, क्योंकि उससे आगे ऊर्जा नहीं मिल पाई। तो बच्चों ये हमारा चैप्टर था, हमारा पर्यावरण। थैंक यू।